नमस्कार बच्चों। नमस्कार। आज आपको बीए फाइनल वालों को, जैसा कि हमने अगले वीडियो में अपभ्रंश, हिंदी की उत्पत्ति, अपभ्रंश और जो किस भाषा से इसका विकास हुआ है इसका वर्णन किया है। अब इस आज के वीडियो में आपको बताएंगे हिंदी की उद्भव, मतलब हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। देखिए, उपभाषाएं और बोलियां मतलब हिंदी में आप देखेंगे कि क्षेत्र वाइज बढ़ता है कि कौन सी भाषा कहाँ की है और ये बोली कहाँ बोली जाती है और इसका विकास कैसे हुआ, किस जगह है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। उपभाषाएं क्या होता है? जो बोलियां हैं उसका जो ज्वाइन, मतलब कई बोलियां मिलकर एक उपभाषा बनती है, जो मानक रूप पे कहते हैं कि बोलियां तो आप किसी क्षेत्र, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे आप ग्रामीण में आप देखेंगे कि कई गांव में, मतलब आसपास में कई तरीके की बोलियां बोली जाती हैं। वहाँ पे हम देखेंगे कि जब उपभाषा जो होती है जिसमें साहित्य रचना, अगर कहा गया है कि बोलियों में साहित्य रचना नहीं की गई है, पर उपभाषाओं में कैसे कि जब वो बोलियां, मतलब साहित्य रचना जिस बोली में अगर होने लगती है तो उसका क्षेत्र विस्तार बढ़ जाता है और कई बोलियों को मिलकर एक उपभाषा बनती है। हमारे हिंदी में उपभाषाओं की संख्या 5 है और बोलियां 18 मानी गई है। कहीं कहीं सत्ता, देखिए 8वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में देखिए हिंदी में, जैसे कि हमने उपभाषा और बोली में ये होता है कि बोलियां जो होती हैं वो सीमित होती है, सीमित क्षेत्र में होती है, और उपभाषा जो कई बोलियों को मिलकर बनती है। संख्या बता दिए, 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और फिर है पहाड़ी हिंदी। जैसे ये 5 उपभाषाएं हैं और इनकी बोलियां हैं। थोड़ा सा लिखे हैं और लिख देते हैं आपके। राजस्थानी में जो है, देखिए पहले उपभाषा और बोली में जो उपभाषा है और बोली है उसको थोड़ा सा विधिवत समझा दिया जाए कि किस तरीके से अनेक व्यक्ति जो बोलियों की सर्वनिष्ठता के आधार पर कुछ निश्चित भौगोलिक सीमा के बीच स्थानीय बोली का निर्माण होता है। स्थानीय बोली जहाँ पे हम रहते हैं उस बोली का मतलब जब निर्माण होता है, और वही कुछ स्थानीय बोलियों की भाषिक सर्वनिष्ठता के आधार पर अपेक्षाकृत जो है भौगोलिक भूभाग में उपबोली और कई उपबोलियों के अपेक्षाकृत ज़्यादातर मतलब निर्माण होता है, और कई बोलियों का समूह उपभाषा कहलाता है। और उपभाषाओं की जो सर्वनिष्ठता भाषा का निर्माण करती है, यदि हिंदी प्रदेश की मतलब ध्यान में रखकर कहें तो कह सकते हैं कि यहाँ निवासियों द्वारा प्रयुक्त बोली का वैयक्तिक स्तर व्यक्ति बोली है। हर जनपद की अपनी बोली या स्थानीय बोली कह सकते हैं। अवधी क्षेत्र में देखिए तो दृष्टि से अलग अलग पहचाना जा सकता है। अवधी क्षेत्र में आने वाले सुल्तान प्रतापगढ़ बोली, और आपका मतलब अवधी क्षेत्र में हमारे यहाँ भी आता है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और आप यहाँ चले जाएंगे जो कटनी और मध्य प्रदेश में चले जाएंगे वहाँ बघेली है। और आप थोड़ा पश्चिम में चले जाएंगे आगरा और पीलीभीत, बरेली, वहाँ पे जो है वहाँ पे कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी आता है। ठीक है। अब वहाँ पे कौन कौन सी बोली, जो स्थानीय बोली जहाँ के लोग रहते हैं, आप देखते हैं कई गाँव में आप क्षेत्र पे बढ़ जाते हैं कि इलाहाबाद ज़िले में कौन सी बोली है और भदोही में कौन सी ज़्यादातर बोली जाती है। बस वही वर्डों का थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बाकी वैसा ही रहता है भाषा और बोली। पहले क्रम देखते हैं, भाषा, उपभाषा, फिर बोली, ऐसे आता है। अब देखिए कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, और राजस्थानी में कौन कौन सी बोली है? तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये राजस्थान में बोली जाती है। और पश्चिमी हिंदी मतलब जैसे कि आपने अपभ्रंशों में पढ़ा, अपभ्रंश इसके पहले हमने समझाया था कि अपभ्रंश, किस अपभ्रंश में कौन सी मतलब हिंदी आती है। जैसे पश्चिमी हिंदी के कौन सी अपभ्रंश में आएगी? कौन से अपभ्रंश में आएगी? सौरसेनी अपभ्रंश में, जैसा कि इसके पहले जो वीडियो में अपभ्रंश बना था। अब देखिए तीसरा क्या है इसमें? पूर्वी हिंदी।
पूर्वी हिंदी में क्या है, पूर्वी जो पूरब क्षेत्र में बोली जाती हैं बोलियाँ, वो पूर्वी के अंदर, तो ये किस अपभ्रंश से आएगा, सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी तो पश्चिमी हिंदी आएगा, इधर पश्चिम के जितने हैं वो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आएंगे। पूर्वी हिंदी में आएगा कौन सा, अर्धमागधी अपभ्रंश, ये पूर्वी हिंदी। और इसमें कौन कौन सी बोली जाती है पूर्वी हिंदी में, तो पूर्वी हिंदी में बोली जाती है आपकी अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। देखिए पूर्वी हिंदी में आपका आता है अवधी, हमारे क्षेत्र की भाषा है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अवधी है, अवधी भाषा बोली जाती है। आप एमपी मतलब कटनी मध्य प्रदेश, यहाँ प्रतापगढ़ इलाहाबाद से साइड में जाएंगे तो वहाँ पे की बोली बघेली है। और ये छत्तीसगढ़ तो आप जानते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़, वहाँ मतलब छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और इसमें पूर्वी हिंदी में देखिए अवधी में, अब ये जो अवधी रचना है ये है तो बोली, क्योंकि बोली में कहते हैं साहित्यिक रचना नहीं की गई है, लेकिन ऐसा मान्य नहीं है। अगर कोई बोली में किसी साहित्यिक रचना हुई है तो वो बोली का क्या होता है, विस्तार हो जाता है। जैसा कि अवधी में आपके कौन सी रचना है, बहुत बड़ा महाकाव्य, आप नाम बताइएगा उसका। अवधी में रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस। तो इससे क्या हो गया, ये अवधी जो भाषा है वो क्या हो गई, इसका क्षेत्र विस्तार बढ़ गया, अवधी, ठीक है। और आप देखिए पश्चिमी हिंदी में जो है ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी में, ये ब्रज भाषा है। अब इसमें जो है, इसमें भी साहित्यिक रचना हुई है। आप भक्ति काल में देखिए, रीति काल में देखिए, यहाँ तक कि आधुनिक काल के जो भारतेंद्र युग था वहाँ भी इसका थोड़ा सा अंश मिलता है। लेकिन भक्ति काल रीति काल में तो ब्रज भाषा को ही देख लीजिए, तो इसमें भी साहित्यिक रचना हो गई है। और यहाँ अवधि में भी तो ये बोली का क्षेत्र विस्तार क्या हो गया, विकसित हो गया है, इसको लोग जानने लगे हैं। थोड़ा सा देखिए इस भाषा का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन हम अभी बताएंगे। अभी ये बताते हैं कि उपभाषा और बोली। उपभाषा क्या है, जो कई बोलियों को मिलकर एक मतलब इसका स्वरूप बनता है, वो उपभाषा आता है। जैसे राजस्थानी में इतनी बोलियां आती हैं, राजस्थान क्षेत्र में इतनी बोली जाती हैं। और ये पश्चिमी हिंदी में जो पश्चिम की तरफ इतनी बोलियां बोली जाती हैं, बोली क्या है, जो किसी स्थानीय जगह पे बोली जाती है। पूर्वी हिंदी है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब इसमें पूर्वी हिंदी के बाद आप कह सकते हैं बिहारी भी है, बिहारी है, पहाड़ी है। इसमें बिहारी हिंदी, बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। देखिए इसमें भी है, बिहारी हिंदी में आता है मैथिली, मैथिल कोकिल किसको कहा गया है, किस कवि को कहा गया है, आदिकाल के कवि हैं मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा गया है मैथिला भाषा में, क्योंकि ये मैथिल बिहार की भाषा है, बिहार की बोली है। मगही भी बिहार की बोली है। देखिए थोड़ा सा अंतर इसमें राजस्थानी में होगा, मेवाती और मालवी है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें मेवाती है, मालवी है, और इसमें मगही और मैथिली है। बिहारी हिंदी में मैथिली। आप एक गायिका एक लड़की है, वो मैथिली उसका नाम है, मिथिला की रहने वाली, या बिहार में मिथिला नरेश थे ना, वहाँ का जो भी मान लीजिए, वहाँ की भाषा क्या है, मिथिला भाषा है। मैथिली, मगही और भोजपुरी देखिए इसका विस्तार इसके आसपास भी माना गया है, लेकिन मेन कहाँ की है तो यही है। इसकी बोलियाँ बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी। अब देखिए इसमें आता है कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी हो गया आपका, और फिर पहाड़ी।
पांचवा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है आपका, देखिए, कुमाऊनी और गढ़वाली। नेपाली भी आ जाता है। कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी गढ़वाली ये है आपका पहाड़ी में, ठीक है। ये पहाड़ी हिंदी में आता है आपका कुमाऊनी गढ़वाली। जैसा कि पहाड़ी में कुमाऊनी गढ़वाली कहाँ की, उत्तराखंड की भाषा है। पहाड़ी एरिया में जहाँ पहाड़ है वहाँ पे जो एरिया में जो भाषा बोली जाती है वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। जैसा कि कुमाऊनी में आपके कौन से कवि हैं, छायावाद के कवि हैं। उनका जब हम जन्म स्थान देखते हैं तो कुमाऊनी कौसानी करके है, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में जो है पहाड़ी एरिया है, वहाँ की भाषा बताते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली है जो पहाड़ी हिंदी है। और बिहारी हिंदी मतलब हिंदी इतने क्षेत्र में बोली जाती है। ये 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं और ये 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए, इसमें आपने उपभाषा को जान गए, इतनी बोलियों को जान गए, इनका विस्तार कहाँ से है, कहाँ से इनका विकास है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, इसके बाद जो है आपका शुरू हो जाता है कि उपभाषा जैसे कि अपभ्रंश। इसके पहले से अगर आप इसके पहले वाले वीडियो से समझेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जो देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या आपका, ये तो हिंदी सब्जेक्ट में है ना, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में भी पूछता है। कंपटीशन लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं भाषाओं से। ये रटने वाली चीज़ नहीं है, बस आप एक बार समझ जाइए, आप समझ जाएंगे कौन सी भाषा या कौन सी बोली किस क्षेत्र की और कहाँ की है। और अपभ्रंश वाला हमने बताया था कि उसमें जो अपभ्रंश है, 3 अपभ्रंश सबसे ज़्यादा पूछता है एग्ज़ामों में। एक सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। अब देखिए, जो आप उपभाषाएं, ये उपभाषाएं थी और ये क्या है आपकी बोलियां। ये है बोलियां, ठीक है। देखिए, उपभाषाओं में है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब राजस्थानी में जो आती है, राजस्थानी किस अपभ्रंश से है? ये है आपका अपभ्रंश। ठीक है। अब अपभ्रंश में है सौरसेनी अपभ्रंश और अर्धमागधी। सौरसेनी किस में आता है? जैसे सौरसेनी आप सूरसेन से प्रदेश मानिए, या फिर ये मानिए कि सूरसेन जो है पश्चिम, जितने पश्चिम में हैं वहाँ सूरसेन, मतलब जितनी भी वहाँ की भाषा या बोलियाँ हैं वो किस के अंतर्गत आती है? सौरसेन। क्वेश्चन क्या बनाता है, वहाँ पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन आपका यही चार अपभ्रंश दे देगा कोई, तो उसमें आप क्या कहेंगे? पश्चिम क्या है? पश्चिम में जो पश्चिम का क्षेत्र जानते हैं ना, आप जब इधर जाते हैं, इस साइड जाते हैं, तो कहेंगे ये लोग पूर्विया हैं। भाषा से भी लग रहा है, इनके मतलब व्यवहार से भी लग रहा है ये पूर्वीय लोग हैं, पूरब के हैं। अब पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं ये पश्चिम के लोग हैं, मतलब कि ये पश्चिम से आए हैं, मतलब कि पश्चिम दिशा में ये क्षेत्र बसा हुआ है, उसी को कहेंगे। अब यहाँ आ गया कि राजस्थानी जो है, राजस्थान में पश्चिम की तरफ है, और पश्चिमी हिंदी वहाँ बोली जाती है। देखिए, पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती है, ये भी देखिए जगह का भी नाम है। राजस्थानी में जितना भी, ये तो क्लियर हो गया ना, ये उपभाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी और पश्चिमी किसके अंतर्गत आती है? सौरसेनी अपभ्रंश। भूलिएगा मत, पश्चिम हिंदी या तो ऐसे करेंगे सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकतर आपको पूछेगा ये पश्चिमी हिंदी वाला, ठीक है। अब इसमें इसको क्लियर कर लेते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश जो है, इसमें जो ये राजस्थान नाम से ही पता चल रहा है। राजस्थान का नाम सुने होंगे, थारो मारा देश, मतलब भाषा ये
थोड़ा सा लैंग्वेज से भी लग जाता है ना, बहुत लोग पकड़ लेते हैं कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। अब ये देखिए राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है, तो मारवाड़ी बोली जाती है, जयपुरी बोली जाती है, मेवाती और मालवी, मेवाती और मालवी बोला जाता है, जो राजस्थान में ही पड़ता है। राजस्थान के वो पिंक सिटी जयपुर को, जो राजस्थान में है उसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। वहाँ जो है राजस्थान की इतनी सारी बोलियाँ हैं। राजस्थान में अगर गए होंगे तो आप शायद ये बोलियों से परिचित रहे होंगे, लेकिन इतनी सारी बोलियाँ राजस्थान में बोली जाती हैं। अब पश्चिमी हिंदी में आप देखिए, पश्चिमी हिंदी में जो कौरवी है, कौरवी जो भाषा जिसको खड़ी हिंदी, खड़ी बोली कहते हैं या फिर उसको मानक हिंदी बोलते हैं, इसमें रचनाएं भी हुई हैं। बांगरू हरियाणवी, इससे तो आप परिचित सॉन्ग से ही हो गए होंगे, क्योंकि आज समय बड़ा हरियाणा सॉन्ग का धूम चल रहा है। शादी में देखिए या किसी फंक्शन में देखिए, सबसे ज़्यादा हरियाणा के गाना बज रहा है, जिसमें सपना और कितने लोग हैं हरियाणा का फेमस, पसंद भी लोग करते हैं, भले वो समझ में ना आए लेकिन उसको पसंद करते हैं। वो हरियाणवी, वो भाषा कौन है हरियाणवी, कुछ इसका परिचय हम देंगे आगे। इसके जब एक एक भाषा या बोली का थोड़ा सा उदाहरण देंगे तो इससे आप समझ जाएंगे कि कौन सी बोली मतलब किस तरीके से बोली जाती है। ब्रिज भाषा जैसे कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं। यहाँ पे ये भी आ जाता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो कौरवी है। बांगरू हरियाणवी भाषा को बांगरू। ब्रिज भाषा ब्रिज बोली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लिख रहे हैं ब्रिज बोली। ब्रिज बोली के नाम से ब्रिज भाषा जाना जाता है। बुंदेली, जो बुंदेल की जगह बुंदेलखंड में बोली जाती है, जैसे आपने झांसी की रानी की कविता पढ़ी होगी सुभद्रा कुमारी चौहान की, कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले के बोले हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले को, जो बुंदेल लोग थे वहाँ पे जो भाषा बोली जाती थी वो बुंदेले, मतलब कि बुंदेले के हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब सीधे से पता लग रहा है ये झांसी में बोली जाती है। ये बोली कहाँ बोली जाती है, झांसी में बोली जाती है। अब देखिए कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है। ये पश्चिम में ही कन्नौज भाषा बुंदेलखंड दिया है ना, बुंदेले को बुंदेलखंड झांसी में पड़ता है, झांसी ही। हरियाणा जानते हैं कहाँ है, दिल्ली के पास में है। उत्तर प्रदेश आप रह रहे हैं और इसका कौन सा भाग है यूपी का, कि यूपी का जब आप उत्तराखंड की तरफ जाते हैं, बरेली गोंडा, आप लखीमपुर तराई इलाका में जाएंगे तो वहाँ की भाषा है बरेली, मतलब रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, या फिर बरेली, पीलीभीत, पूरनपुर, लखीमपुर, मतलब उधर का जितना भी एरिया है, तराई एरिया है, वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नौजी भाषा बोली जाती है। कन्नौज जिसको कहते हैं कन्नौजी भाषा वहाँ बोली जाती है। ये झांसी के आसपास बुंदेलखंड में बोली जाती है। ये हरियाणा दिल्ली के पास हरियाणा क्षेत्र, देखिए क्षेत्र भी दे दिया है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, अब आ जाइए आप पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से है, अब आप बताइए पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से है। पूर्वी हिंदी आपका है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश सबसे ज़्यादा पूछता है, देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश और एक मागधी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी जो है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से लिया गया है। और ये इसमें कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, तो अवधी किधर, इधर भदोही, मिर्ज़ापुर और आपके इलाहाबाद में भी ये अवधी ही भाषा बोली जाती है। बघेली समाज इलाहाबाद के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके बाद प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश, देखिए जगह का भी नाम दे दिए हैं कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी यूपी में बोली जाती है, यूपी में ही आते हैं ना हम लोग, क्योंकि यहाँ इलाहाबाद और ये इलाहाबाद देखिए, भदोही देखिए, मिर्ज़ापुर, ये सब कहाँ आता है, यूपी में आता है, तो उत्तर प्रदेश की भाषा है। बघेली है जो मध्य प्रदेश एमपी से यहाँ से शुरू हो जाती है, इलाहाबाद से स्टार्ट हो जाती है, उधर बांदा कटनी मध्य प्रदेश तक चलती है बघेली। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही है। पूर्वी हिंदी के मतलब पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। अवधी से तो आपको परिचित होंगे कि अवधी में साहित्यिक रचना हो गई, जिसलिए इस बोली का प्रचार प्रसार बढ़ गया, इसका क्षेत्र विस्तार व्यापक रूप से हो गया। तो अवधी में कौन है, तुलसीदास ने अवधी में रचना की है। रामचरितमानस
जिससे अवधी जो बोली है थी, तो ये बोली ये भी स्थानीय बोली थी, लेकिन ये इसमें साहित्यिक रचना के कारण इसका प्रचार प्रसार हुआ। बघेली समाज, जैसे अब इसमें भी तो कोई रचना है नहीं, साहित्यिक रचना है, लेकिन छत्तीसगढ़ी जिस बोली में साहित्यिक रचना नहीं, और बल्कि माना भी गया है कि बोलियों में साहित्यिक रचना नहीं की गई है, फिर भी जो जिसमें की गई है उसका क्षेत्र विस्तार बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में अब आ गया आपका बिहारी हिंदी। बिहार में जो बोली जाती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में है कि बिहारी हिंदी जो बिहार के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा गया, जिसने मैथिल में रचनाएं की, तब इस बोली का भी क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ है। इस बोली का भी क्षेत्र विस्तार बढ़ा है। कई कवियों ने मैथिल में लिखा है। मगही वही की भाषा है, बिहार की ही बोली है मगही। और भोजपुरी, जो आपके भोजपुरी बिहार में भी है, और आप देवरिया, बलिया, यहाँ तक कि बनारस, गाजीपुर, ये भी इससे क्या है, मिला हुआ है भोजपुरी। देखिए इसमें दिया है यूपी का भी कुछ भाग है और बिहार में, ये दोनों तो बिहार में बोली जाती है अधिकतर, ये भी बोली जाती है, लेकिन इसका भोजपुरी का जो विस्तार इधर भी है, आपके बनारस, गाजीपुर और बलिया, देवरिया, यहाँ भी भोजपुरी का विस्तार अच्छा है, क्योंकि शुरुआत तो इसके बॉर्डर से ही होती है, बिहार के बॉर्डर से ही है, लेकिन अपने यूपी में भी है। अब आ जाइए आप पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में है कुमाऊनी और गढ़वाली, जो पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में है आपका उत्तराखंड है, और पहाड़ी एरिया जो है वहाँ कुमाऊनी गढ़वाली बोली जाती है। सुमित्रा नंदन पंत, जैसा कि हमने बताया, कवि हैं, उन्होंने भी कुछ रचनाएं की, लेकिन देखिए ये ऐसा होता है कि कुछ भाषाओं में ही रचना हुई है, कुछ बोलियों में ही रचना हुई है, बाकी में नहीं हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के मतलब कवि लोग यहाँ नहीं आए, बहुत मतलब यहाँ मतलब इस जगह पे रहने वाले कई कवि आए, लेकिन इन्होंने जो मानक भाषा हिंदी का ही ज़्यादा अधिकतर प्रयोग किया। और जो कन्नौजी, मतलब कन्नौज के भी थे कवि, लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्रज भाषा में जब रचना होती, जैसे जिसका प्रचार प्रसार होने लगता है, तो लोग उसी भाषा में अपना वर्णन, क्योंकि इसका मिलता जुलता वर्णन है इससे, लेकिन ब्रज भाषा में तब उन्होंने भी रचना की। खड़ी बोली वाले भी जो कवि थे, मतलब ये और भी मतलब सब में कवि थे, यहाँ के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या की, ब्रज भाषा में ही रचना की। इस वजह से उस बोली का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। आप जैसा कि देखते हैं कि आप ये जो कहीं के भी कवि हों, लेकिन आपके इलाहाबाद में ही आके सारे कवि, मतलब कवि सम्मेलन हुआ, यहीं रहे और बस गए, और यहाँ की भाषा सबके शुद्ध खड़ी रूप। जैसे कि आप आधुनिक काल में जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी का जो स्वरूप आता है वो खड़ी बोली, क्योंकि ब्रज भाषा आप देखेंगे भक्ति काल, रीति काल में है। इसके पहले जो था अपभ्रंश, जब हिंदी का भाषा विकास जो हमने बताया कि इसका जो भाषा विकास हुआ था, तो सबसे पुरानी हिंदी संस्कृत थी। संस्कृत के बाद क्या हुआ कि पाली प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी का विकास हुआ, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। अब अपभ्रंश, बोलियाँ, उपभाषा हो गया। अब थोड़ा सा इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है कि किस प्रकार बोली, भाषा और क्षेत्र कि कहाँ से कब तक हुआ। तो ये ब्रजभाषा की भी अनेक, मतलब इस ब्रजभाषा को अंतर्वेदी ब्रजबोली भी कहते हैं, अंतर्वेदी भी कहते हैं। जैसे ब्रजभाषा है, इसको ब्रजबोली भी कहेंगे, अंतर्वेदी भी कहेंगे। जैसे थोड़ा सा परिचय इसका बता देते हैं। अब एक एक भाषाओं का कहेंगे। यहाँ आपका कंप्लीट ये तो हो गया कि उपभाषा और बोली और किस अपभ्रंश, ये पार्ट बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे बोली जाती है, वो ये क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ कहाँ पे ये बोली जाती है, और ये बोलियों का जो समूह होता है वो उपभाषा कहलाता है। और उपभाषा किस अपभ्रंश से आई है, कहाँ से इसका विकास हुआ है, तो ये अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही तो हिंदी आई है। जैसे हमने क्रम बताया था कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, फिर इसके बाद अब तो इसका आपको क्लियर हो गया कि उपभाषा, बोली और
किस अपभ्रंश से लिया गया है। अगर इस पार्ट में आप क्लियर हो गया, थोड़ा सा देखिए इसका वर्णन जो है उपभाषा का, तो ये कुछ स्थानीय बोलियों की भाषा रहती है, किंतु जब बोली में जैसे कहते हैं कि इनके बीच जो भेद है वो अति सूक्ष्म और नगण्य भी माना जाएगा। जैसे रायबरेली और सुल्तानपुर की बोली में यह अंतर ज़्यादा स्पष्ट है, इसलिए रायबरेली, उन्नाव आदि जनपदों की बोली को बैसवाड़ी के नाम से अवधी की उपबोली माना गया है। जो अवधी की उपबोली है बैसवाड़ी नाम से जाना जाता है। जैसे कई कई जगहों पे इसका नाम भी बदल दिया जाता है। जैसे अवधी का आप जाते हैं थोड़ा सा आगे तो इसको बैसवाड़ी नाम से भी इसको जानते हैं अवधी को। बघेली का है तो ये भी, इसको भी कहते हैं कि अलग अलग बोलियों को सम्मिलित रूप बोली कहा जाता है। बैसवाड़ी तथा प्रतापगढ़ी को मिलाकर अवधी का निर्माण हुआ है कहते हैं लोग। अब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ऐसी बोलियां हैं जिनमें कुछ भेद है, किंतु वे भेद ऐसे नहीं हैं कि उन्हें अलग अलग भाषा का दर्जा दे सके। इन बोलियों की विकास जो परंपरा है वो कतिपय समानताओं के आधार पर इन्हें के ही उपभाषा वर्ग या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरह पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी आदि उपभाषाओं का वर्ग बनता है। इन उपभाषाओं जो क्षेत्रों का कोई न कोई तो बोली समय या संपूर्ण हिंदी प्रदेश के व्यापक साहित्यिक एवं संपर्क भाषा का स्थान पाती रही है। जैसे कि खड़ी बोली के आधार पर विकसित परिनिष्ठित हिंदी जिसे कि भाषा कहा जाता है, इस प्रदेशों में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के राजकाज का भाषा के लिए प्रयोग में ये लाई जाती है। भाषा तो जानते हैं, भाषा, उपभाषा और बोली। भाषा तो सबसे बड़ा रूप है ना इस बोली का। बोली तो सीमित जगह पे उस गांव में, क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन उपभाषा जो है वो उस बोलियों का जो समन्वित रूप है वो उपभाषा है। और ये फिर इसके बाद ये इस अपभ्रंश से लिया गया है। और भाषा जो होती है वो राष्ट्रीय, जो जिसके सारे कार्य मतलब किए जाते हैं। जैसे भाषा के विविध रूपों को बोली या भाषा का वेद ही प्रमुखता विचारणीय है कि बोली की भौगोलिक सीमा घटते घटाते व्यक्ति बोली तक का परिसीमित कर दिया जाता है। भाषा के नीचे सभी इकाइयाँ बोली के अंतर्गत ही है। भाषा और बोली में अंतर निर्दिष्ट करना बहुत कठिन है। जैसा कि गेर्सन ने कहा है कि भाषा और बोली में वही संबंध है जो पहाड़ तथा पहाड़ी में। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि एवरेस्ट पहाड़ है और हालवन पहाड़ी, किंतु इन दोनों के मध्य विभाजक रेखा को बताना क्या है, कठिन है। बोली का प्रयोग वाक्य के उन रूपों में लिया जाता है जो कि भिन्न भिन्न होने पर भी बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के परस्पोद्गम्य होते हैं। वाणी के उन रूपों को बोली कहा जाता है जिसमें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, कोई सुना सुनी बात नहीं होती, जो मुंह से निकल गया तो वो निकल गया। जैसे कि आप गांव में बोलते हैं तो उसका कोई ये नहीं होता कि नहीं ऐसे होगा। और हिंदी का जो है खड़ी बोली मानक भाषा होनी चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए, बड़ों को ऐसे बोलना चाहिए, ऐसा है। और किसी भी वस्तु को तो इसमें यही होता है कि वाणी के उन रूपों को भी बोली कहा जाता है जो राजनीतिक दृष्टि से एकीकृत क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। जैसे बघेली भाषा भी तो बोली है और यह बोलियों का वर्ग है जो राजधानी है। बोली और भाषा के सूक्ष्म विभेद की ओर संकेत करते हुए लोगों ने कहा है कि किसी भाषा का जो शाब्दिक, व्याकरणिक एवं स्वर्ण प्रक्रियात्मक संविधान जिसे परावैक्तिक के रूप में चित्रित किसी भाषा समुदाय की सामूहिक उपलब्धि के रूप में बचपन से ही मूल वक्ता की बुद्धि पर आरोपित किया जाता है, और वही अपनी भाषा को बोलते समय वक्ता इसी लाग की परिधिति में कार्यशाल होता है, जो कि बचपन से सुना आता है। बच्चा जो है वो गांव में रहता है और सुनता आता है, शुरू से ही जो भाषा सुनता है अपने गांव में, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने परिवार के लोगों से जो सुनता आया है कि ये भाषा मतलब इसको यही कहेंगे। गांव में इसको मतलब जो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसका जो स्कूल में जाता है तो उसकी भाषा थोड़ा सा अंतर हो जाती है, बोली से भाषा की तरफ बढ़ता है, वो भाषा के अंतर्गत आता है, फिर वो भाषा समझने लगता है। यहाँ तक कि अपनी भाषा को छोड़कर वो मातृभाषा छोड़कर राष्ट्रभाषा जानता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है विद्यालय में, और विद्यालय जब जाता है, कॉलेज जाने लगता है, फिर इसके बाद उसकी भाषा क्या हो जाती है, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा को भी जानने लगता है। ऐसा है कि बोली स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है। और इसमें कहा जाए तो ये जो
50% 2 भाषाओं में 50% या उससे भी कम और 2 भाषाओं में लगभग 0। और जब तक भाषा क्षेत्र की बोलियां राजनीतिक या सामाजिक कारण से भाषा बन जाती हैं तो उसमें बोधगम्यता का प्रतिशत उपभाषा की अपेक्षा थोड़ा ही कम होता है। ब्रिजभाषा बोलने वाली व्यक्ति ब्रिजभाषा की पूरी तरह से समझता है, अवधी की उसकी अपेक्षा कुछ कम समझता है, बिहारी को उससे भी कम समझता है और पंजाबी या बंगला को उससे भी कम। यदि पंजाबी, बंगला या हिंदी अलग अलग भाषाएं हैं और किंतु उसमें बोधगम्यता का प्रतिशत बिहारी राजस्थानी की तुलना में थोड़ा ही कम है। जैसे कि हिंदी अंग्रेजी में यह अंतर बहुत अधिक है, यहाँ तो शून्य ही कहा जा सकता है। जैसा कि देखा है कि किसी भाषा क्षेत्र में बोलियों का भेद प्राकृतिक कारणों से पड़ता है। ऊंचे पर्वत, बड़ी नदी, विस्तृत जंगल या दुर्गम घाटी के कारण यह बोली के क्षेत्र में वक्ताओं का संपर्क दूसरे बोली के क्षेत्र के वक्ताओं से स्थापित नहीं हो पाता है। जैसा कि हम जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारी बोली, हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारा कहने का जो तरीका होता है वो उससे मिला जुला रहता है, क्योंकि हम जितना अच्छा हिंदी समझ जाते हैं शायद तमिल और कोई भाषा न समझें। तो उसके लिए कहा गया कि सबका क्षेत्र विस्तार और माना गया है। और इसमें इन्होंने मतलब इसका सामाजिक कारण भी होता है, धार्मिक कारण भी होता है भाषा का या बोली का कि कैसे उसका विकास होगा, और साहित्यिक कारण भी होता है और राजनीतिक कारण होगा, शैक्षिक, संचार माध्यम है, व्यावसायिक, कई तरीके से जैसे है भाषा का कहीं कृत्रिम भाषा बना के बोलना, इसका विकास होता है। अब आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो गया भाषा, उपभाषा और बोलियाँ। ठीक है, धन्यवाद।